गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट। सो इस वीडियो का टॉपिक है कि इंटीग्रेटेड पीएचडी का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। वी ऑल नो आफ्टर ग्रेजुएशन देर आर फ्यू इंस्टीट्यूशंस, फ्यू प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस जो कि इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराता है। फॉर एग्जांपल IISc, TIF और आइजर्स, जहाँ पर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए इंटरव्यू दे सकते हो एंड यू कैन जॉइन देयर। बिफोर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी तो मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। यह है कि कुछ स्टूडेंट्स का मन में ये डाउट रहता है कि इंटीग्रेटेड पीएचडी में अगर मैं एनरोल करता हूँ तो उसके बाद अगर मैं 2 साल या 3 साल के बाद अगर मैं छोड़ना चाहता हूँ तो क्या मुझे मास्टर्स डिग्री मिलेगा। तो ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वैरी करता है। अगर आप TIFR में ऐसा क्वेश्चन अगर फॉर TIFR यू हैव, तो इसका आंसर है कि TIFR में आपको मास्टर्स डिग्री मिलेगा, बट अगर आप 3 साल के बाद छोड़ते हो तो एटलीस्ट यू हैव टू सर्व 3 years इन एन इंटीग्रेटेड PhD कोर्स इन TIFR। बाकी इंस्टीट्यूट्स में डिफरेंट है। जब आपका इंटरव्यू होगा उसके बाद एक ओरिएंटेशन भी होता है। उस ओरिएंटेशन पे स्टूडेंट्स को बोलने का मौका दिया जाता है। आपका जो डाउट है आप ऑफिशियली पूछ सकते हो, तो वहाँ पर पूछ के आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। नाउ ये जो इंटीग्रेटेड PhD का जो इंटरव्यू है, इससे पहले आपको एक राइट आप सबमिट करना पड़ता है। पहले करना पड़ता था, आई होप अभी भी करना पड़ता है। अगर नहीं करना पड़ता है तब तो आप सेफ हो बट अगर करना पड़ता है तो राइट अप एक ऐसा चीज़ होता है कि एक A4 शीट में और वर्ड फाइल में आपको ये लिखना पड़ता है लाइक ए पैराग्राफ कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट कहाँ पर है, आप कौन से फील्ड में रिसर्च करना चाहते हो, उस फील्ड में आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्यों है, ओवरऑल आप क्यों रिसर्च करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट कैसे ग्रो हुआ, कौन से स्पेसिफिक फील्ड में क्यों आप जाना चाहते हो। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ता है। एंड कुछ स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू देते हैं वो मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि अपने प्रोफेसर से वो राइटअप लिखाते हैं। इसमें यह है कि जो आपका इंटरव्यू लेंगे ना, उनको बहुत साल 30-40 ईयर्स के एक्सपीरियंस है। ये आप खुद नहीं लिख रहे हो ना, तो उनको पता चल जाता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप खुद लिखो। यू कैन आस्क सजेशंस फ्रॉम योर सीनियर और प्रोफेसर्स, बट अपना जो रिसर्च इंटरेस्ट अपने लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में खुद लिखो, दैट वुड बी बेटर। ओके, राइट अप के बाद मैं आता हूँ इंटरव्यू पे। अगर आप सपोज लिख रहे हो कि आपका इंटरेस्ट, राइट अप में लिख रहे हो इंटरेस्ट आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, इंटरव्यू जब शुरू होगा पहले जनरल कन्वर्सेशन होगा कि आपका पूरा नाम क्या है, घर कहाँ है, ये पढ़ाई कहाँ से हुआ। तो वो आपको कंफर्टेबल कराने के लिए पहले थोड़ा सा इजी कन्वर्सेशंस होता है। अगर आप चाहते हो कि आपका इंटरव्यू आप डायरेक्ट करो एक पर्टिकुलर फील्ड पे केमिस्ट्री का, तो आप पहले इंटरव्यूअर्स को बता सकते हो, सर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिसर्च करना चाहता हूँ, तो मेरा इंटरव्यू अगर मोस्टली ऑर्गेनिक ओरिएंटेड रहता है तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो ऐसे आप सिंपली बता सकते हो इंटरव्यूअर्स को। एंड आपका जो पूरा इंटरव्यू होगा ना, वो वहाँ पर जो प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, वो कोई पहले से क्वेश्चन करके नहीं आते। आप रैंडमली वो आपको एक क्वेश्चन करेंगे, उसके जो आप आंसर्स दोगे ना, उस आंसर्स के अंदर जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज जो आप यूज़ करोगे एंड उसके एसोसिएटेड, तो वहाँ से आपका इंटरव्यू डायरेक्ट होता है। आपने आंसर में कुछ बता दिया, उससे फिर क्रॉस क्वेश्चन हुआ, ऐसे ऐसे फील्ड स्विच करते हैं। जैसे मेरे लिए TIFR में जब इंटरव्यू हुआ था उस टाइम पे एक रिएक्शन रेट के रिलेटेड सवाल था। वहाँ से आ गया आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन से आ गया एंट्रोपी, एंट्रोपी से आ गया कॉन्फर्मेशन, राइट, कॉन्फर्मेशन से आ गया न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन से आ गया स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ऐसे एक एक के बाद एक लिंक करके जाते हैं। एक इंटरव्यू में 1 by 1 ऐसे लिंक्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अपना इंटरव्यू खुद डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ज़्यादातर ऑर्गेनिक में रहे, और ऑर्गेनिक में आपके अगर आप जो आंसर कर रहे हो उस पर आप कुछ स्पेसिफिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हो, तो बहुत चांसेस ज़्यादा है कि उसी टर्म एंड टर्मिनोलॉजी से दोबारा क्वेश्चन आएगा। सपोज कोई रिएक्शन के बारे में आपको पूछा गया है एंड आपने रिएक्शन का फीचर बताने के लिए पूछा गया है, तो आप अगर उसमें बोलते हो ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही आएगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होता है, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। सपोज आपने एक रिएक्शन फीचर बताया कि यहाँ पर CH एक्टिवेशन हो रहा है और यहाँ पर SN2 हो रहा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछे SN2 का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होगा, SN2 डैश रिएक्शन क्या होता है, ये एसोसिएटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो इंटीग्रेटेड PhD के इंटरव्यू के लिए, तो आपका जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल में, जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, वो आप पहले बहुत अच्छे से तैयार करो। उसके बाद आप सपोज आपका अगर इंटरेस्ट फिजिकल में है तो फिजिकल केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ो। ऐसा नहीं कि जो आप जैम या TIFR एग्ज़ाम की तैयारी करते टाइम कभी कभी हम बस फॉर्मूला रट के जाते हैं, ऐसा मत करना। किसी न किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना, क्योंकि बुक में पढ़ोगे तो हर एक फैक्ट का पीछे का लॉजिक आपको समझ में आएगा, जो कि जनरल प्रिपरेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन में हम नहीं करते। तो आपको अगर एक क्वेश्चन कर इंटरव्यूअर करेंगे और आपको उसके रिजल्ट पता है, आपको लॉजिक नहीं पता, तो उनको पता चल जाएगा कि आप ये प्योर रट के आए हो एंड आपका ये कंसेप्ट समझने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। एंड ऐसे स्टूडेंट्स को वो रिसर्चर क्यों बनाए, है ना, जिसको एक कंसेप्ट का, एक लॉजिक का डेप्थ में जाना पसंद नहीं है, सो उनको साइंटिस्ट वो क्यों बनाएंगे, है ना। तो ये पहले आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो तैयार करो बहुत अच्छे से। सेकंड, जो वीक टॉपिक से उसको तैयार करो। पहले वीक टॉपिक से स्टार्ट मत करना, क्योंकि वीक टॉपिक में आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसा हो सकता है कि वीक टॉपिक में आप ज़्यादा टाइम लगा दो, फिर आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसमें कम टाइम ना, उसके लिए कम टाइम बचे, एंड उसमें अगर डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अगर टैकल ना कर पाओ तो इट्स अ प्रॉब्लम। एंड इंटरव्यू में और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में जितना लेंदी इंटरव्यू होगा ना, आपका सिलेक्शन के चांस उतना ज़्यादा होगा। क्यों? अगर जो इंटरव्यूअर्स है वो देखेंगे कि आपको जो क्वेश्चंस नहीं आता वो आप ट्राई कर रहे हो, विथ ऑल ऑफ योर लॉजिक यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्योंकि इंटरव्यू में आप मान के चलो कि 50 to 70% क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा, एंड वो यही चेक करेंगे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड क्या है। अगर आप एक क्वेश्चन देख के ही गिव अप कर देते हो या आप रैंडम कुछ बताने लग जाते हो, ठीक है, तो वो लोग आपको एंटरटेन नहीं करेंगे ज़्यादा देर। तो आपको सिंपली बोल देंगे ठीक है आपका इंटरव्यू अच्छा गया, योर इंटरव्यू इज़ ओवर, थैंक यू, ऐसे करके छोड़ देंगे। बट येस, एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड आप में है या नहीं, ये वो लोग सबसे ज़्यादा देखते हैं। अगर आप ट्राई करोगे ना, वो हिंट देने लगेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क फॉर हिंट, तो सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा हिंट दीजिए। ऐसे ना करके, अगर आप ऐसे करते हो कि क्वेश्चन कुछ आया, सर मुझे नहीं पता, सॉरी सर, ऐसे करके आप उस क्वेश्चन को क्लोज कर देते हो। या अगर आप एक क्वेश्चन में कुछ रैंडम लॉजिक लगाने लग जाते हो, जो कि आपको भी पता है आप वेग बातें कर रहे हो, तो अगर ऐसा आप करोगे, इन दोनों केस में आपका इंटरव्यू बहुत ख़राब हो सकता है एंड आपका सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी घट जाएगा। इसमें गलती से भी ये सब चीज़ें मत करना, ये सब हरकतें मत करना। डोंट शो अ फेक आइडेंटिटी ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं एंड उनको पता चल जाएगा कि ये रैंडम बक रहा है ये बच्चा, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो आप ट्राई करो, पता है तो ट्राई करो, पता नहीं है तो थोड़ा सा खुद एफर्ट मारो, सर मैं ये सोच रहा हूँ, उनको बताओ। इंटरव्यू में ये होगा कि आपके पास एक एक पेन पेपर ऐसे कुछ दिया जाएगा, तो वहाँ पर आपको लिखने के लिए, एंड वो बोलेंगे कि आप जो सोच रहे हो आप मुझे बताओ। आपको सपोज कोई इक्वेशन दिया गया, सपोज आपको बोल रहा है कि रिएक्शन रेट के साथ टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, आप एक ग्राफ में दिखाओ। तो आपको पता है कि ग्राफ आएगा आर्हेनियस इक्वेशन का प्लॉट, जो लीनियर प्लॉट होगा आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। लीनियर प्लॉट लाने के लिए आपको एक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये आपको बोलना होगा एंड लिखना होगा, उनको भी पता चले कि आप अंदर क्या सोच रहे हो। तो आप इसको ऐसे बोलोगे कि टेम्परेचर के साथ हमें पता है कि टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है वो रेट का आर्हेनियस इक्वेशन से आता है, ना आर्हेनियस इक्वेशन है K = A⁻⁻⁸ सो सर ये जो इक्वेशन है, एंड यहाँ पर अगर मैं लीनियर प्लॉट करना चाहता हूँ तो मुझे इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद y = mx + c फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। सो आई एम डूइंग दैट। सो ऐसे करके उनके सामने करो,
फिर ग्राफ प्लॉट करो सर, यहाँ पर ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, तो ये एंटिटी हो गया स्लोप जो कि नेगेटिव है, तो ग्राफ ऐसा आएगा। एंड ये है इंटरसेप्ट, ये पॉजिटिव है, तो ये ऐसा आएगा। तो ऐसे करके उनके सामने ये बोलना पड़ेगा, आप जो सोच रहे हो उनको दिखाना पड़ेगा कि आप ऐसे सोच रहे हो। कभी भी इंटरव्यू में वेग बातें मत करना, उल्टा सीधा लॉजिक मत लगाना, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि आपको ये आंसर पता नहीं, बट आप उल्टा सीधा ना आंसर देने की कोशिश करो। डोंट डू दैट। आपको पता नहीं है तो आप हिंट मांगो। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन नहीं आता तो सर मुझे नहीं आता, आई एम सॉरी सर, ऐसे करके मत छोड़ो, ट्राई करो। क्योंकि एक साइंटिस्ट, एक रिसर्चर इट्स सपोज टू बी सॉल्व ए प्रॉब्लम, नॉट टू गिव अप। एक प्रॉब्लम को देखो, उस पर काम तो करो, है ना। जो आप, अगर आप रिसर्च में जाते हो तब भी आपको एक अननोन प्रॉब्लम मिलेगा, वो प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना होगा, एटलीस्ट ट्राई करना होगा एट योर बेस्ट। तो वो क्वेश्चन देख के अगर आप गिव अप कर दोगे, दैट्स नॉट अ माइंड सेट ऑफ ए रिसर्चर और ए PhD स्टूडेंट। सो इन सब बातों का ख्याल रखो। एंड ऐसे जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो पहले रेडी करो, उसके बाद वीक टॉपिक में जाओ एंड ट्राई टू रीड फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज। क्योंकि कहीं पर भी इंटरव्यू में हो सकता है एक टॉपिक को लेके आपके साथ इंटरव्यूअर्स का क्लैश हो जाए स्टेटमेंट में। तो आप ये बता सकते हो सर मैं जो बोल रहा हूँ ये इस बुक के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। तो ये उनको पता चलेगा कि इनका जो जो स्टूडेंट्स है, जो कैंडिडेट है, उनका बुक्स पढ़ने का भी इंटरेस्ट है, वो बुक्स भी पढ़ते हैं। क्योंकि इन योर रिसर्च और इन योर PhD और इन योर इंटीग्रेटेड PhD आपको बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। आपको अगर बुक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, आप नोट्स से काम चला लेते हो, तो इससे नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपको, क्योंकि बाद में जगह प्रॉब्लम आ जाएगी, उनको भी पता है। तो थोड़ा सा बुक पढ़ो, ठीक है। एंड उसमें क्या होगा ना, आप जो बोल रहे हो उसमें आपका एक ऑथेंटिसिटी बना रहेगा, आपका स्टेटमेंट में एक ऑथेंटिसिटी बना रहेगा, ठीक है। जैसे मुझे एक बार इंटरव्यू में पूछा था कि जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो हम SN1 SN2 के लिए जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसमें एनर्जी कोऑर्डिनेट जो होता है वो कोऑर्डिनेट क्या है। तो मैंने बोला था सर इसके बारे में मुझे डिटेल में नहीं पता, जो भी बुक आज तक मैंने पढ़ा है वहाँ पर सिर्फ वही लिखा हुआ है कि बॉन्ड लेंथ कॉमा बॉन्ड एनर्जी एंड सो ऑन, ऐसे करके लिखा हुआ है। एंड कहीं पे तो जस्ट रिएक्शन कोऑर्डिनेट से लिखा हुआ है। तो इसके बारे में मैं कहीं पे ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, और जो भी बुक मैंने आज तक पढ़ा वहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ऐसे आपको ये सही बात है। मैं जितना भी बुक फिजिकल केमिस्ट्री का पढ़ा है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ा है, उनमें कहीं पर भी इसको डिटेल्स में डिस्कस नहीं किया गया। तो इसमें क्या है, जो ये इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता, बट मुझे जो पता है मैंने बता दिया। एंड विथ ऑथेंट रिलेटिव एक बुक्स के साथ ही रिलेशन करके मैं बता दिया। उनको भी, वो लोग भी साइंटिस्ट है, वो भी बहुत बुक्स पढ़ चुके हैं, उनको भी पता होगा कि बहुत सारे बुक्स में ये नहीं दिया हुआ। तो इसमें मेरा जो स्टेटमेंट है इसका एक ऑथेंटिसिटी बन रहा है ना। जो भी हो, तो ये छोटा मोटा बात जो है इनका ध्यान रखना। अच्छे जो कंफर्टेबल टॉपिक्स है वो पहले बहुत अच्छे से तैयारी करो उसका, ठीक है। एंड क्वेश्चन को इंटरव्यू में देख के गिव अप मत करना। ऑल द बेस्ट। अगर आप किसी और टॉपिक में कोई सजेशन चाहते हो तो कमेंट भी लो। एंड इस वीडियो से आपका कोई वैल्यू मिला है, आपको अगर कोई वैल्यू मिला है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।